दूरवा की शादी अखंड से हुई थी और दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दूरवा के ससुराल में दूरवा की सासू माँ और उसके जेठ जेठानी अदम्य और किश्ती थे। अदम्य और किश्ती के दो बच्चे भी थे। दूरवा अखंड की शादी को करीब 6 माह बीत चुके थे कि दूरवा की सासू माँ एक लंबी बीमारी की वजह से गुजर गई। अब घर में दूरवा के जेठ जेठानी अदम्य, किश्ती और दूरवा और उसके पति ही थे। दोनों भाई एक ही दुकान में काम करते थे और अच्छी खासी कमाई होती थी। अब दूरवा अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अखंड अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसका बोलना था कि अभी 2-3 साल रुकते हैं, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे। दूरवा सोचती थी कि आखिर अखंड बच्चे क्यों नहीं चाहता, जबकि वह उसकी जेठानी किश्ती के बच्चों से इतना प्यार करता है। खैर, वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि एक दिन सुबह सुबह 4 बजे करीब दूरवा को बगल के कमरे से कुछ आवाज़ आती सुनाई पड़ी। दूरवा की आँख खुली तो देखा कि अखंड उसके बगल में नहीं था। इतनी सुबह सुबह अखंड कहाँ चला गया था और वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर निकली। बगल के कमरे से अखंड की आवाज़ आ रही थी और साथ ही में किसी औरत की भी धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। दूरवा ने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर अखंड और किश्ती को एक साथ बिस्तर पर देखकर उसके होश उड़ गए। अखंड और उसकी भाभी के नाजायज़ संबंध है, या तो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अदम्य भी अपने कमरे से बाहर आ गया। दूरवा ने अदम्य को सारी बात बताई कि उसकी पत्नी किश्ती और दूरवा के पति के आपस में नाजायज़ संबंध है। यह दोनों देवर भाभी नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका हैं। अदम्य ने भी अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया था और समझ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी नाक के नीचे यह सब कुछ चल रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। दूरवा तो अभी आई है, पर वह और किश्ती तो कितने सालों से इस घर में है और पता नहीं इन दोनों देवर भाभी का यह नाजायज रिश्ता कब से चल रहा होगा। किश्ती और अखंड को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। खैर, दोनों ने अपने अपने पति और पत्नी से माफ़ी मांगी और बोला उनसे गलती हो गई, उनके कदम बहक गए थे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। घर की बात अगर घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर यह बात बाहर गई तो अपने ही घर की बदनामी होगी और हमारे घर में तो बच्चे भी हैं, ऊपर से समाज में हमारी एक इज्जत है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर, आपसी समझौते से यह बात तय हुई कि किश्ती और अखंड अपना यह नाजायज रिश्ता अब हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। इसी शर्त पर दूरवा और अदम्य ने अपने पति और पत्नी को माफ़ किया। अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। अखंड और किश्ती एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे। दूरवा और अदम्य भी संतुष्ट थे कि उनके पति और पत्नी अब उन्हें धोखा नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से कुछ महीने बीत चुके थे कि एक दिन सुबह सुबह किश्ती चिल्लाती हुई रूम से बाहर निकली कि अदम्य को सांप ने काट लिया है। यह सुनकर दूरवा और अखंड दोनों दौड़कर अदम्य के पास गए, लेकिन अदम्य को किसी जहरीले सांप ने काटा था और वह इस दुनिया से जा चुका था। अखंड अदम्य को लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह सब कुछ इतना एकाएक हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब घर में किश्ती, अखंड, दूरवा और किश्ती के दोनों बच्चे रह गए थे। दुकान अब अखंड को अकेले संभालनी पड़ती थी। अब किश्ती और उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अखंड के ऊपर थी, क्योंकि उस दुकान का आधा हिस्सा किश्ती के पति अदम्य का था। कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे दूरवा ने गौर किया कि अखंड अभी भी अपने बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात को लेकर एक दिन अखंड और दूरवा में बहुत लड़ाई हुई। अखंड ने आज अपना असली रूप दिखा दिया और बोला, हाँ,
नहीं पैदा करने मुझे तुमसे कोई भी बच्चे, या दोनों जो बच्चे हैं ना, या मेरे ही बच्चे हैं। मेरे भाई के तो बच्चे हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि किश्ती की शादी को 1 साल हो चुका था और वह अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। डॉक्टर से दिखाने पर पता चला था कि उनमें कोई कमी नहीं है। मेरे भाई ने कभी डॉक्टर से नहीं दिखाया, लेकिन इसी बीच हमारे नाजायज़ संबंध बन गए थे और किश्ती गर्भवती हो गई। मतलब कि कमी मेरे भाई में थी। मैं और किश्ती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे सिर पर डाल दिया। लेकिन अब कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी ज़िंदगी किश्ती और अपने बच्चों के साथ गुजारूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबे वक्त से प्यार करते हैं। तुम और मेरा भाई इसके बीच में आ रहे थे। उनमें से एक तो चला गया, पर एक अभी भी बचा हुआ है। जब तक तुम इस घर में नहीं आई थी, किसी को हमारे रिश्ते की भनक भी नहीं थी। लेकिन तुम्हारे जासूसी दिमाग ने हमारा सारा भांडा फोड़ कर रख दिया। नहीं तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता और किसी को कुछ पता नहीं चलता, सब खुश रहते। दूरवा को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किश्ती हंसती हुई उसके पास आई और बोली, तुम्हें क्या लगता है अदम्य को सांप ने काटा था? नहीं, बल्कि हमने उसे सांप से कटवाया था ताकि वह हमारे रास्ते से हट जाए। आगे अखंड ने बोला, भाई के मरते ही मैंने धीरे धीरे सारा बिजनेस, ज़मीन जायदाद सब अपने नाम करवा लिया है। किश्ती ने भाई के हिस्से की ज़मीन जायदाद, बिजनेस सब अपनी मर्जी से मेरे नाम कर दिया है, क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह रहना चाहते हैं। मैं, किश्ती और हमारे दोनों बच्चे। हमारे बीच का कांटा तो निकल चुका है, बस तुम रह गई हो, जिसे हम कुछ वक्त बाद निकाल देने की सोच रहे थे। लेकिन उसके पहले ही तुमने हमारी चाल समझ ली। खैर, अब जब तुम सब जान ही गई हो, तो सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा। तुम मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरी माँ तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर यहाँ ले आई थी। तुम्हारे मायके में कोई नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सके, और ना ही यहाँ पर तुम्हारे पास कोई संपत्ति है कि तुम मुझसे कानूनन लड़ाई लड़ सको। तो चुपचाप इस घर में रहो और चौका बर्तन संभालो। बच्चा पैदा करने का ख्वाब तुम भूल जाओ, क्योंकि मुझे मेरा परिवार मिल चुका है और मेरे बच्चे भी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की नज़र में तुम मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन मेरी नज़र में तुम बस मेरी दया पर मेरे घर में रहने वाली एक नौकरानी रहोगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे लिए मेरा सर्वस्व किश्ती है और वही रहेगी। कहकर अखंड किश्ती के हाथ में हाथ पकड़कर उसके कमरे की तरफ चला गया। किश्ती ने दूरवा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दूरवा की आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अखंड ने सच ही कहा था। अगर वह अपने लिए कोई कदम बढ़ाती तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि वह पैसे और मायके दोनों जगह से कमज़ोर थी। अब सच्चाई जानने के बाद से तो दूरवा की ज़िंदगी और नरक हो गई थी। पहले तो किश्ती और अखंड छुप छुप कर अपनी गंदी हरकतें करते थे, अब तो खुलेआम सब कुछ हो रहा था। और दूरवा घर के एक कोने में नौकरों की तरह पड़ी रहती, सारे काम करती, और उसका पति और जेठानी मिलकर अय्याशियाँ करते। इन लोगों से वह उम्मीद भी क्या कर सकती थी, जिन लोगों ने मिलकर एक इंसान को ही मौत के घाट उतार दिया था, बिना किसी संकोच और डर के। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। दूरवा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, और उसे पता था इन सब में कभी कोई सुधार नहीं होगा। अखंड ने सारी प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ अपने नाम कर लिया था, और दूरवा को दया करके घर का एक कोना दे दिया था। घर की मुख्य मालकिन किश्ती बन चुकी थी। इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत चुका था, और किश्ती और अखंड की अय्याशियाँ जस की तस चल रही थी। अब तो बात बात पर अखंड और किश्ती दूरवा के ऊपर हाथ भी उठाने लगे थे, और दूरवा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि इससे तो अच्छा
वह आत्महत्या कर ले, कम से कम उसे शांति तो मिल जाएगी। क्योंकि एक दो बार दुर्वा ने बाहर किसी किसी को बताने की कोशिश की थी, लेकिन किश्ती ने इमोशनल ड्रामा करके या बोलकर कि मेरा पति नहीं रहा तो मेरे ऊपर यह घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ताकि मैं चुपचाप यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाऊँ और यह सब कुछ इन दोनों पति पत्नी के हाथ में चला जाए, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। और मोहल्ले वाले किश्ती के आंसुओं में आ जाते थे और दूरवा को ही गलत समझते थे। उसके बाद घर आने पर किश्ती और अखंड दूरवा को बहुत मारते थे और बोलते थे, अगर अपनी हरकतें बंद नहीं की, अपना मुंह बंद नहीं किया तो जल्द ही तुम्हें भी अदम्य के पास पहुंचा दिया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। दूरवा को भी समझ में आ चुका था कि यह दोनों कभी भी उसकी जान ले सकते हैं और अपनी बात वह कभी भी मोहल्ले वालों के सामने साबित नहीं कर पाएगी। दूरवा ने अब सोच लिया था कि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि अखंड और किश्ती कभी भी अपनी अय्याशियाँ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब उसे ही कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं तो कल यह लोग उसे भी रास्ते से हटा देंगे और फिर चैन की ज़िंदगी जिएंगे बिना किसी रोक टोक के। एक दिन सुबह सुबह बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और छत पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से पानी कमरों में टपकने लगा था। अखंड छत पर गया था ताकि नाली साफ कर दे और पानी नीचे को बह जाए, लेकिन छत पर बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी और अखंड खुद को संभाल नहीं पाया और 2 मंजिला छत से नीचे गिर गया। नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर वह गिरा और बहुत ज़्यादा खून बह गया। जब तक डॉक्टर आया, अखंड की मृत्यु हो चुकी थी। अब तो घर में हाहाकार मच गया। मोहल्ले वाले भी स्तब्ध थे कि इस घर के बेटे एक एक करके मर गए और अब इस घर का क्या होगा। खैर, कुछ दिनों बाद सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में सामान्य हो गए और घर में अब दूरवा, किश्ती और उसके बच्चे थे। एक दिन दूरवा किश्ती के कमरे में गई और उससे बोली, चुपचाप अपना सामान समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो अभी और इसी वक्त। अपने दोनों बच्चों को उठाओ और मेरे घर से बाहर निकलो। किश्ती ने बोला, पागल हो गई हो क्या? या तुम्हारा घर कैसे हो गया? या जितना तुम्हारा घर है उतना ही मेरा और मेरे बच्चों का भी है, तो मैं इस घर से बाहर क्यों निकलूं? इस घर और बिजनेस पर मेरा पूरा हक है। दूरवा ने बोला, अच्छा, इस घर और बिजनेस पर तुम्हारा पूरा हक है? जरा सुनो तो कैसे। किश्ती ने बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? दूरवा ने बोला, मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम सुन रही हो। इस घर पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह घर और दुकान सब कुछ मेरे पति के नाम पर है। अखंड कानूनन मेरा पति था और पति के बाद पति की संपत्ति उस पर उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके भाई की पत्नी का। तो यह पूरा घर, दुकान, बैंक में रखे हुए पैसे, सब कुछ पर मेरा हक है, ना कि तुम्हारा। तो तुम किस हक से मेरे घर में रहना चाहती हो? चुपचाप अपने बच्चों को उठाओ और मेरे घर से अभी का अभी बाहर निकलो, नहीं तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब तो किश्ती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तक जिस दूरवा को वह दबाती आई थी, आज वह दूरवा हर तरह से उसके ऊपर भारी पड़ गई थी। उनकी लड़ाई सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग भी समझौता कराने के लिए आए, लेकिन दूरवा ने किसी की नहीं सुनी और बोली, जब सब कुछ मेरे पति का है तो यह मेरे घर में नहीं रह सकती। मोहल्ले वाले उसे भला बुरा कह रहे थे, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि बदनाम तो उसे पहले भी बहुत किया जा चुका था। थोड़ा और सही, कम से कम किश्ती और उसके बच्चों को उस घर से निकालकर उसके कलेजे को थोड़ी ठंडक तो मिलेगी। मोहल्ले वाले भी समझा बुझाकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन दूरवा अपनी बात पर अडिग थी। किश्ती ने बोला, दूरवा, मेरे बच्चों पर तो दया करो। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? मैं इतने छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? दूरवा ने बोला, जब एक माँ को ही अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, बच्चों के सामने ही पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती थी,
तो मैं क्यों उसके बच्चों की फ़िक्र करूं? बच्चों की फ़िक्र तो बच्चों के माँ बाप को होनी चाहिए, लेकिन अफसोस तुम्हारे बच्चों के माँ या बाप किसी को उनकी फ़िक्र नहीं थी। तो मैं तो कोई होती ही नहीं हूँ उनकी फ़िक्र करने वाली। वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो। लेकिन अभी का अभी इस घर से बाहर निकलो। किश्ती अभी कुछ सोच ही रही थी कि दूरवा एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उसके पास आई और बोली, तुम्हें पता है इस हथौड़े से क्या हो सकता है? इस हथौड़े से किसी की जान भी जा सकती है। किश्ती को कुछ समझ में नहीं आया कि दूरवा क्या कहना चाहती है। दूरवा ने कहा, हैरान हो रही हो ना मेरी बात सुनकर? चलो मैं बताती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तुम और अखंड दोनों ने जिस तरह से जेठ जी को ठिकाने लगाया है, कभी न कभी मुझे भी ठिकाने लगा ही दोगे। मेरी ज़िंदगी तो खराब हो ही चुकी थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार एक बड़ा जुआ खेलने की सोची, और देखो मेरा पासा सही पड़ गया। किश्ती को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूरवा ने बोला, तुम्हें क्या लगता है अखंड छत से गिरकर मरा है? अरे नहीं बेवकूफ़, उसे मैंने मारा है, वह भी इस हथौड़े से। जब वह छत से गिरा था ना, तो मरा नहीं था और ना ही उस पत्थर के ऊपर गिरा था। लेकिन मैंने देखा उस वक्त वहाँ कोई नहीं था जहाँ वह छत से नीचे गिरा था। मैंने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाया और यह हथौड़ा अखंड के सर पर बहुत ज़ोर से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसे खींचकर पत्थर के करीब रख दिया ताकि ऐसा लगे कि पत्थर से टकराकर उसकी मौत हुई है, और उसके सिर से निकला हुआ सारा खून पत्थर के ऊपर जा लगा। बारिश तो जोर की हो ही रही थी, इसलिए कोई भी आसपास नहीं था। वैसे भी वह घर के पीछे के साइड गिरा था जिधर खेत है, तो कौन ही उसे वहाँ देखता। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है अखंड ऐसे ही छत पर से गिर गया? अरे बेवकूफ़, यह सारा प्लान मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। मुझे पता था कि मौसम ऐसा है कि कभी भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मैंने जानबूझकर छत पर पाइप के पास कचरा रखकर नाली को जाम कर दिया था, और आसपास काई जमी ही हुई थी, जिसके ऊपर मैंने गाड़ी का मोबिल अच्छे से फैला दिया था, जिसकी वजह से वहाँ का फर्श अच्छा खासा फिसलने लगा था, और पानी की वजह से वह फिसलन और बढ़ गई थी। जैसे ही अखंड नाली साफ करने गया, वह जोर से फिसला, और मुझे पता था कि छत पर बाउंड्री नहीं है। अगर वह फिसला तो सीधा नीचे गिरेगा, और वही हुआ। फिर मैंने देखा नीचे गिरकर उसे बस थोड़ी बहुत चोट लगी है और वह उठने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत ही उसका काम तमाम कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो जल्द ही वह मेरा काम तमाम कर देता, और अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। हर कोई अपनी जान बचाना ही चाहता है, कहकर दूरवा ने वह हथौड़ा किश्ती को इस तरह से दिखाया कि किश्ती को समझ में आ गया कि दूरवा गुस्से में पागल हो चुकी है, और अगर वह इस घर से नहीं गई तो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। किश्ती ने जल्द से जल्द उस घर से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। दूरवा को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसके साथ लगातार अत्याचार हो रहे थे, और आज नहीं तो कल उसकी जान भी चली जाती। अपनी जान बचाने के लिए उसने यह कदम उठाया था, और ऐसे पापियों को सजा देने में कोई पाप नहीं लगता, यह दूरवा का सोचना था। दूरवा लगातार अपने जेठ जी के बारे में सोच रही थी, और उसे लग रहा था शायद आज सही मायने में उनकी आत्मा को शांति मिली होगी।